नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे राज्य पर है जिसका राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प और उलझा हुआ रहा है, पश्चिम बंगाल। आज हम सीधे उस राजनीति की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका केंद्र है ममता बनर्जी। सड़क पर संघर्ष करने वाली एक तेज तर्रार विद्रोही नेता से लेकर राज्य की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का उनका सफर विरोधाभासों से भरा है। तो चलिए बिना देर किए सीधे तथ्यों और आंकड़ों के जरिए इस पूरे बदलाव को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे बंगाल के ऐतिहासिक आधार से, फिर चलेंगे कम्युनिस्ट युग की तरफ, उसके बाद देखेंगे एक क्रांतिकारी का उदय, फिर बात करेंगे प्रशासनिक वास्तविकता और विवादों की, और आखिर में समझेंगे कल्याणकारी योजनाओं का वो दिलचस्प विरोधाभास। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, बंगाल का ऐतिहासिक आधार। किसी भी राज्य के आज को समझने के लिए उसके अतीत की नींव को देखना सबसे जरूरी होता है। 12%। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। स्रोतों के मुताबिक 17वीं और 18वीं सदी के दौरान पूरी दुनिया की जीडीपी में अकेले बंगाल का योगदान 12% था। ये वो दौर था जब बंगाल अपने रेशम और व्यापार के लिए दुनिया भर में मशहूर था, और इसकी अमीरी की तुलना मिस्र जैसी प्राचीन और महान सभ्यताओं से की जाती थी। और ये तुलना हमें बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि कैसे समय के साथ तस्वीर पूरी तरह पलट सकती है। एक तरफ वो शानदार अतीत है जब बंगाल आधुनिक शिक्षा में पूरे एशिया में नंबर 1 था, और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 27% हिस्सा अकेले यहीं से आता था। लेकिन दूसरी तरफ आज की हकीकत है। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पश्चिम बंगाल आज भारत के 28 राज्यों में 27वें नंबर पर है। ये एक बहुत बड़ा और सच कहें तो काफी चिंताजनक पतन है। अब इस ऐतिहासिक पतन के पीछे की वजहों को समझने के लिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, कम्युनिस्ट युग। हमारी सोर्स मटेरियल से ली गई ये टाइमलाइन उस दौर की पूरी कहानी बयां करती है। 1967 के भयानक खाद्य संकट ने वहां की राजनीति को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था, और इसी के नतीजे में 1977 में सीपीआईएम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। लेकिन 1980 का दशक आते आते हालात बिगड़ने लगे। राज्य में हर साल औसतन 100 से ज्यादा हड़तालें होने लगी। और तो और इसी दौर में कंप्यूटर खाबे ना, यानी कंप्यूटर नौकरियां खा जाएगा वाला एक अजीब सा नारा चला। इस आईटी विरोधी रुख का नतीजा ये हुआ कि बंगाल ने उस तकनीकी क्रांति को पूरी तरह नकार दिया जिसे बाकी भारत खुले हाथों से अपना रहा था। जाहिर है, बड़े उद्योग और पूंजी राज्य से बाहर जाने लगे। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, एक क्रांतिकारी का उदय। 34 साल के लंबे कम्युनिस्ट शासन ने एक ऐसा ठहराव ला दिया था कि लोग अब बदलाव के लिए बेताब थे। जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बन जाती, इस इमारत में कदम नहीं रखूंगी। ये वो कसम थी जो ममता बनर्जी ने तब खाई थी जब उन्हें पुलिस ने राइटर्स बिल्डिंग के बाहर से जबरदन हटा दिया था। सोर्स बताता है कि यह सिर्फ एक भावुक बयान नहीं था, बल्कि दशकों के शासन से थक चुकी जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा सहारा बन गया था। उन्हें इस निडर नेता में एक नई उम्मीद नजर आ रही थी। आइए देखते हैं कि ये पूरी कहानी आगे कैसे बढ़ती है। सत्ता तक पहुंचने का ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1990 में हाजरा जंक्शन पर ममता बनर्जी पर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बची। इसके बाद अपनी एक अलग और मजबूत राजनीतिक पहचान बनाने के लिए उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाई। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 2006 में। सिंगुर और नंदीग्राम के भूमि विवादों को लेकर उन्होंने 21 दिन का लंबा अनशन किया। इन लगातार विरोध प्रदर्शनों ने वामपंथी सरकार की जड़ें हिला दी और आखिरकार 2011 में सत्ता परिवर्तन का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। अब सत्ता तो बदल गई, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होनी थी। चलिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, प्रशासनिक वास्तविकता और विवाद। एक विपक्षी नेता से मुखिया बनने का सफर कुछ बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने लाता है। हुआ ये कि सत्ता में आने के मुश्किल से 1 साल के भीतर ही कुछ ऐसे संकेत दिखने लगे जिसने सबको हैरान कर दिया। हमारा सोर्स एक बहुत ही मशहूर घटना का जिक्र करता है, जहां जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को सिर्फ एक कार्टून फॉरवर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जरा सोचिए, जो नेता कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए सड़कों पर लड़ती थी, उनके ही प्रशासन में ऐसी घटना होना, इसे असहिष्णुता के एक बहुत शुरुआती और बड़े संकेत के रूप में देखा गया। अब इस तुलना में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि सत्ता बदलने के बाद भी राजनीति का जो मूल ढांचा था वो बिल्कुल नहीं बदला।
आप देख सकते हैं सीपीआई-एम के दौर में जो काम स्थानीय कैडर करते थे वो अब सिंडिकेट या पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथ में आ गया। कट मनी की जगह कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना से वसूली की बातें सामने आई। स्रोत का स्पष्ट दावा है कि राजनीतिक दबदबे और हिंसक बूथ नियंत्रण का जो सिस्टम पहले था वो लगभग वैसा ही रहा, बस समझ लीजिए कि झंडे का रंग बदल गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रशासन के दौरान कई बड़े और गंभीर विवाद भी सामने आए। हम अगर सिर्फ फैक्ट्स पर नजर डालें तो शारदा पॉन्जी घोटाले में करीब 17 लाख आम लोगों के पैसे डूबने की बात सामने आई। फिर नारदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जहां नेताओं को कैमरे पर ही कैश लेते देखा गया। इसके बाद एसएससी भर्ती घोटाला सामने आया, जो इतना बड़ा था कि हाई कोर्ट को 25,000 से ज्यादा नौकरियों को रद्द करना पड़ गया। और हाल ही में संदेशखाली का मामला और आरजी-कर मेडिकल कॉलेज की दिल दहला देने वाली घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सब के बीच एक बेहद अनोखा और शायद अभूतपूर्व विरोधाभास देखने को मिला। सोर्स खास तौर पर इस बात को हाईलाइट करता है कि आरजी-कर की घटना के बाद राज्य की मुख्यमंत्री, जिनके पास खुद गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उन्हें अपनी ही सरकार और अपनी ही पुलिस मशीनरी के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते देखा गया। सच कहूं तो ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसने पूरे देश को ही अचरज में डाल दिया। लेकिन रुकिए, तस्वीर का सिर्फ एक पहलू देखना सही नहीं होगा। प्रशासन ने कई बेहद सफल योजनाएं भी चलाई हैं। तो अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, कल्याणकारी योजनाओं का विरोधाभास। 70, जी हां, 70 से ज्यादा। स्रोतों के मुताबिक इन तमाम विवादों के बावजूद मौजूदा प्रशासन ने राज्य में 70 से भी ज्यादा अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं बहुत ही सफलतापूर्वक लागू की हैं। और ये योजनाएं हवा हवाई नहीं है, इन्हें समाज के सबसे निचले और जरूरतमंद तबके तक पहुंचने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि इन योजनाओं का असर सच में जमीन पर दिखता है। उदाहरण के लिए, कन्याश्री योजना ने लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट को काफी कम कर दिया है। लक्ष्मी भंडार घर की महिला मुखियाओं को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाता है। रूपश्री के तहत शादी के लिए सहायता दी जाती है। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि इन योजनाओं के जरिए पश्चिम बंगाल ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी मॉडल को भारत में बड़े पैमाने पर स्थापित करने में एक अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा और तुरंत फायदा पहुंचा है। और इसी के साथ हमारे सोर्स का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इस तरह की बेहतरीन कल्याणकारी योजनाएं राज्य में औद्योगिक विकास और बुनियादी सिस्टम में सुधार की कमी की भरपाई कर सकती हैं? वो राज्य जो कभी पूरे भारत का इंडस्ट्रियल पावर हाउस हुआ करता था, क्या वहां केवल गरीबी का प्रबंधन करना ही काफी है, या फिर एक स्थायी विकास के लिए किसी बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।